तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बदलता है, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में जाएगा। तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उतना एनर्जी का डिफरेंस या तो उसे एमिट करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करने के तरीके बता दिए थे, एमिट करने के तरीके भी बताए थे। ठीक, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि भाई अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज है प्लस का Ze, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, या ये एक ऑर्बिट है, और ये बड़ा ऑर्बिट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है n2, बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ठीक, और ये बड़े ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है। यस, ऐसे करके दिखा सकते हैं। एक मिनट, हाँ भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करेगा। चाहिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बड़े से छोटे ऑर्बिट में जंप करेगा तो इस सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी। ये देखो, n2 वाले ऑर्बिट की एनर्जी होती है ज़्यादा और n1 वाला ऑर्बिट इसकी एनर्जी होगी कम। इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करेगा, एनर्जी में कमी होगी, जितना कमी होगी उतनी एनर्जी एमिट करी जाएगी। En2 माइनस En1 ऐसे लिख देता हूँ, En1 और En2। अब ये जो एनर्जी एमिट होगी इसके बारे में बताया कि इस एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। ठीक, तो अगर फोटोन बाहर निकलेगा तो मान लेते हैं फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ठीक, तो आप ऐसे में जितना एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी फोटोन की होगी, तो आप डेल्टा ई बराबर क्या लिखेंगे, hc/λ। ये हमने आपको बताया हुआ है। फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, hc/λ। सही, अच्छा, तो ये हमको जो है वो बात कही गई। अब अगर ये डेल्टा ई मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो अगर हम एंगस्ट्रॉम में कंसीडर करना चाहें तो हम इसी रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12,423/λ इन एंगस्ट्रॉम। ये देख लीजिए, 12,423/λ इन एंगस्ट्रॉम। देख लो, सिंपल सी चीज़ है कि जो एनर्जी है वही एनर्जी जो है वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा, तो डेल्टा ई बराबर hc/λ लिख सकते हो। ठीक, या फिर अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जानते हैं तो वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पता है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करी जा सकती है। कैसे, इस रिलेशन से। ये बात भी आप जानते हैं। ठीक, तो कुछ भी खास नहीं, बहुत सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है He+। He+ जो होता है उसके लिए Z बराबर होता है 2। अब He+ जो है उसमें जो ऑर्बिट बने हुए थे, तो ये n बराबर 1 वाला ऑर्बिट, ये n बराबर 2 वाला ऑर्बिट, ये n बराबर 3 वाला ऑर्बिट, n बराबर 4 वाला ऑर्बिट, ऐसे खूब सारे ऑर्बिट मौजूद हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 वाले ऑर्बिट में घूम रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के n बराबर 2 वाले ऑर्बिट में जंप करता है। यस, तो ये तो हो गया n2, और n1 कितना हो गया, ये इधर लिख देता हूँ, मैं अलग से लिखता हूँ। n2 बराबर क्या 4 और n1 बराबर क्या हो गया 2। ये एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल। अब क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो शुरुआत में उसकी एनर्जी क्या है, En2 माइनस का 13.6। वैसे इन जनरल एनर्जी होती है माइनस का 13.6 Z²/n²। यस, अगर आप Z की वैल्यू 2 रख देंगे, Z की वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगी माइनस का 54.4/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। हमने कहा भाई ऐसा है, शुरुआत में हम n बराबर n2 पर हैं, तो उस समय जो एनर्जी है E4 वो हमारी हो गई माइनस का 54.4/4 का स्क्वायर।
ये मेरे पास आ गया माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम n बराबर n1 यानी कि 2 में होंगे उस समय हमारी जो एनर्जी है वो होगी माइनस का 54.4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 13.6 eV। अब जब आप E4 से E2 में आओगे तो एनर्जी में कमी आएगी, जितना एनर्जी में कमी आएगी उतनी एनर्जी का क्या निकलेगा, फोटोन। ठीक, तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, E4 माइनस E2। E4 में से E2 घटाइए तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो भाई, ये आ गई एनर्जी में कमी। जितना एनर्जी में कमी होगी उतना ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो ये देखिए, ये E4 से E2 आए और उसमें डेल्टा ई एनर्जी का फोटोन बाहर निकला। अब फोटोन की जो वेवलेंथ है वो अगर लैम्डा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉम में निकाल लेंगे। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर 12,423 अपान 10.2। ठीक, तो 12,423 अपान 10.2 कर लो, जितना भी आ जाएगा। मान लीजिए 1200 समथिंग आ गया, 1200 ही आ गया, मान लीजिए 1209 आ गया इस टाइप से। तो ये वैल्यू हो गई 1200 क्या, तो वेवलेंथ जो हमारा लाइट का फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ 1200 एंगस्ट्रॉम। ऐसा हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो सपोज हम कैलकुलेटर से जो है वो वर्किंग कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 12,423 अपान 10.2, तो ये वैल्यू आ गई 1218। 1218, ठीक है, 1218 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास जो है वो वेवलेंथ आ जा रही है। ये उस फोटोन की वेवलेंथ है जो एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा। सही है, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो यहाँ से क्या होगा, एक फोटोन बाहर आएगा। और जो फोटोन बाहर आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि बड़े ऑर्बिट में एनर्जी सिस्टम की होती है ज़्यादा, छोटे ऑर्बिट में सिस्टम की एनर्जी होती है कम। तो जब बड़े से छोटे ऑर्बिट में जाओगे तो सिस्टम की एनर्जी में डिक्रीज़ होगा। जितना एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। हमें इस फोटोन की वेवलेंथ पता करनी थी, तो हमने क्या किया, ये कहा कि यार हम बड़े से छोटे ऑर्बिट में आ रहे हैं तो बड़े का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 लिखते हैं, छोटे का n1 लिखते हैं। तो n2 अपान n1 करके n2 और n1 को देख के आपने पहले एनर्जी लिखी, एनर्जी में कमी निकाली और उससे फिर जितनी एनर्जी में कमी उतनी एनर्जी का फोटोन। तो सिस्टम की एनर्जी में 10.2 eV की कमी हुई है, इसका मतलब जो फोटोन निकलेगा वो भी 10.2 eV एनर्जी का ही निकलेगा बस। तो हमने क्या किया कि उतनी एनर्जी का फोटोन हो गया, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। तो उस फोटोन की वेवलेंथ 12,423 वाले रिलेशन से निकाल ली। देख लीजिए, तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दिए कि यार ऐसे हम जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है जो हमने भी डिस्कस किया, एनर्जी देखें। दूसरा ये है कि हम कुछ फार्मूला टाइप का निकाल लें, रिजल्ट टाइप का। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं वो देखिए। जैसे जब हम इलेक्ट्रॉन nवें ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उस समय उसकी एनर्जी ऐसे लिखते हैं, E बराबर माइनस का 13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का R(H(c) Z² / n², ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, यूँ लिख लिया। H और C तो वही हैं, कौन, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। RH(c) क्या है, RH(c) क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो R है इसको कहते हैं, ये R वो नहीं है, गैस कांस्टेंट नहीं है, ये R जो है ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये R है रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, और
ये जो RH लिखा हुआ है इसको कहते हैं वन रिडबर्ग एनर्जी। अब ये नाम है, कोई ये ना कहे कि साहब यही नाम क्यों रखा गया, ये तो नाम रख दिए गए तो रख दिए गए, ठीक है। आर की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो आर की वैल्यू आप अगर निकालना चाहोगे तो ऐसे मिल जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान H इंटू सी। मैंने कहा अगर मैं MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम वाले सिस्टम में काम करूं तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप अगर यहाँ से देखेंगे तो जो R है उसकी वैल्यू आएगी पर मीटर। ये देखिए ये R की वैल्यू, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और हम जो एनर्जी है उसके लिए एक्सप्रेशन ऐसे भी याद रखते हैं माइनस का RH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये RH जो है वो क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप वन रिडबर्ग एनर्जी कहते हैं। अच्छा ये एक फिक्स वैल्यू है तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, जिस कभी भी किसी भी लोगों ने किया होगा तो उन्होंने इसको RH लिख दिया, उसको वन रिडबर्ग एनर्जी कह दिया, R की ये वैल्यू बता दी, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने कहा भाई ऐसा है हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट N2 में है और वहाँ से जंप करके N1 वाले ऑर्बिट में आ रहा है। जितना एनर्जी में कमी हुई उतनी एनर्जी का फोटोन निकल रहा है और फोटोन की वेवलेंथ क्या है लैम्डा, ठीक। ये फिर से दिखा दिए यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड N2 वाला ऑर्बिट है और ये N1 वाला ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आ रहा है छोटे वाले ऑर्बिट में। अब ऐसा करने पर यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी बिल्कुल जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे जब थे तो एनर्जी थी En2 माइनस का RH जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। यहाँ पर होंगे तो एनर्जी आएगी En1 माइनस का RH जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, सही है। अच्छा एनर्जी में जितनी कमी होगी उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, तो आप ऐसे लिखोगे डेल्टा ई बराबर HC बाई लैम्डा, यस। और डेल्टा ई यानी एनर्जी में कमी वो कैसे मिलेगी, ऊपर वाली एनर्जी माइनस नीचे वाली एनर्जी, En2 माइनस En1 बराबर HC अपान लैम्डा। चलो अब En2 ये En1 ये इसमें से इसको घटाओ तो आपको मिलेगा RH जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू HC अपान लैम्डा। बिल्कुल HC दोनों तरफ से कट जाएगा और आपके पास आएगा 1/λ बराबर R जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, ये याद रखा जाता है कि अगर हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जिसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है वहाँ से N1 वाले ऑर्बिट में आप जंप कर रहे हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो फोटोन एमिट किया जाएगा उसकी वेवलेंथ और N1 N2 इनके बीच में ये रिलेशन होगा, ये याद रखते हैं, बहुत पॉपुलर बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1/λ। सिंपल भी बहुत है, बहुत इजीली आप याद भी कर पाएंगे। 1/λ बराबर R जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अच्छा तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप पहले क्लास रोकिए और इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई अगर कोई भी सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करता है तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ आप ये फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/λ बराबर R जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जैसे आपसे कह दी जाए कि भाई He प्लस है और उसमें इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n बराबर 4 टू n बराबर 2, तो ऐसे में वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन क्या होगी। तो एक तरीका तो वो है जो अभी हमने किया था जिसमें हमने एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
फिर उससे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकाली थी, वो 1218 एंगस्ट्रॉम आ गया था। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये 1/λ बराबर R/Z² 1/N1² माइनस 1/N2², इसमें रखेंगे वैल्यू। तो 1/λ तो निकालना है, R की वैल्यू ये रही, और Z² यानी कि 2² He प्लस Z बराबर 2 हुआ ना, और n बराबर 4 से n बराबर 2 जा रहे हैं, तो N1 हो गया 2, N2 हो गया 4। ठीक है, बड़ा ऑर्बिट जो होता है उसका हो क्या N2 और छोटे का हो गया N1, और इंटू 1/2² माइनस 1/4²। लो जी, तो यहाँ से आपका 1/λ बराबर इंटू 4, और यहाँ आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16। ये 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा 3/16, 3/16 इंटू 4 हो जाएगा 3/4। तो 1/λ बराबर इंटू 3/4, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 4/दिस थिंग। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये मीटर में निकाली है। अगर कल को आपको इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, देखो भाई एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻10 कर दीजिए। ठीक है, यही जो आपकी वैल्यू है इसमें 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। क्यों, क्योंकि देखो इतनी बात तो सबको याद होती है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। तो अगर आप 1 मीटर करना चाहोगे तो इसको नीचे ले आओ, 1/10⁻−10 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में ऐसे बदल लिया। अब आप अगर इसको लेकर वर्किंग करोगे तो 4 ये 1 2 3 तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो या 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो 4000 डिवाइडेड बाई 1.09678 इंटू 3, ये एंगस्ट्रॉम। ये वही जवाब आएगा जो आपने अभी निकाला था, कितना 1218 एंगस्ट्रॉम। समझे, तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पहले एनर्जी निकाल लो काय में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर उसके बाद वेवलेंथ निकाल लो एंगस्ट्रॉम में। जैसे चाहें वैसे कर लीजिए, कोई फर्क की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। चलिए, तो एक बार क्लास को रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, फिर हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अच्छा, क्या है भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का क्या मामला। ऐसा हुआ, आपने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन ले ली। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है मतलब वैसे तो नॉर्मली क्या H2 होता है, तो H2 में क्या हो, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 H एटम होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें खूब सारे H2 मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल में 2-2 एटम है, तो ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं कि खूब सारे H एटम्स हैं। चलो भाई, तो खूब सारे H एटम्स इसके अंदर कंटेनर में प्रेजेंट है। हाँ, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या। अरे बड़ी संख्या ही होती है एटमों की या मॉलिक्यूल की, तो ठीक है। अच्छा, H एटम्स का इसका मतलब ये नहीं है कि वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो इधर उधर उड़ रही है, उड़ तो वही रहे हैं हाइड्रोजन H2, और हर H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2-2 H एटम है ना, तो हम वो एटम्स पे ध्यान दे रहे हैं अभी। चलो, अब क्या हुआ, इस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का अरेंजमेंट बनाया। नहीं, पहले एक छोटी सी बात बताएंगे कि ये जो H एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में है अभी। ये क्या बात है, देखो भाई कोई भी सिस्टम होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास बहुत सारे ऑर्बिट्स का ऑप्शन होता है, वो उनमें से किसी एक ऑर्बिट में रहेगा। ऑर्बिट तो बहुत सारे रहेगा, एक में तो किस में रहेगा, जो ग्राउंड स्टेट वाला है। सही है, जो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी वाला है। तो ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें रहना पसंद करता है। तो अगर तुम
इस कंटेनर में कहते हो खूब सारे एच एटम्स हैं और अभी उनके साथ कुछ भी नहीं करते हो, तो ये सारे के सारे एच एटम्स आपको ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक, अब तुमने क्या किया, अब तुमने यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, खूब बड़ा पोटेंशियल इनके बीच में लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पार्किंग होने लगी। स्पार्किंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी रिलीज, और एनर्जी जो रिलीज होगी उससे क्या होगा, उससे ये जो एच एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में है, ये डिस्चार्ज की एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अपने अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को छोटे ऑर्बिट से कहाँ पहुंचा देंगे, बड़े ऑर्बिट में। तो ग्राउंड स्टेट से एच एटम्स कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे। तो एच एटम्स मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट्स by absorbing this energy। ठीक है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एच एटम्स क्या ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट्स में। अब एक्साइटेड स्टेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि एच एटम बहुत सारे हैं, तो अलग अलग एच एटम अलग अलग एक्साइटेड स्टेटों में जा सकते हैं। कोई एच एटम n बराबर 1 से ग्राउंड स्टेट से n बराबर 2 में जा सकता है, कोई 1 से 3 में, कोई 1 से 4 में, कोई 1 से 5 में। तो खूब सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, एच एटम भी बहुत सारे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उन एक्साइटेड स्टेटों में सब में जाएंगे। भाई कोई एच एटम कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो 1 से 2 तक गया, कोई ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो 1 से 3 चला जाएगा, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो 1 से 4 में चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एच एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। देखिए, हाँ जी, तो जो हमारे एच एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अच्छा, अब कोई एच एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो होता क्या है कि वैसे तो एच एटम रहना चाहते हैं कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जब आप बाहर से इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाली एनर्जी देकर उनको एक्साइटेड स्टेट में भेज दोगे तो वो चले तो जाएंगे एकदम झटके से, लेकिन वो बाद में ये भी रियलाइज़ करेंगे कि भाई हम एक्साइटेड स्टेट में आ तो गए लेकिन हम उसमें रहना नहीं चाहते हैं। तो वो एच एटम क्या करेंगे, वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि एनी एच एटम स्टेज इन एन एक्साइटेड स्टेट फॉर अराउंड 10 की पावर -8 सेकेंड। कोई भी एच एटम होता है वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर -8 लगभग 10 की पावर -8 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, आफ्टर दैट इट जम्प्स या इट मूव्स टू ग्राउंड स्टेट डायरेक्टली, या तो ये डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में जा सकता है और इन स्टेप्स, या फिर स्टेप्स में भी ग्राउंड स्टेट तक जाने की कोशिश करेगा। क्या मतलब, जैसे कोई n बराबर 1 से 4 पहुंच गया, हो सकता है वो 4 से 1 आ जाए डायरेक्ट, या हो सकता है वो 4 से पहले 3 आए फिर 3 से 1 जाए, या 4 से 2 आए फिर 2 से 1 जाए, या 4 से 3 फिर 3 से 2 फिर 2 से 1 करता हुआ ग्राउंड स्टेट में पहुंचे। अल्टीमेटली पहुंचेगा तो ग्राउंड स्टेट में। बस ये है कि डायरेक्टली भी जा सकता है सिंगल स्टेप में, या फिर स्टेप्स में जंप करके भी जा सकता है। तो जब भी कोई एच एटम, कोई क्या, बहुत सारे एच एटम है, खूब सारे लोग एक्साइटेड स्टेटों में चले गए, फिर वो बहुत सारे लोग नीचे ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आओगे या नीचे वाली स्टेटों में आओगे तो सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी। जितनी एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी के फोटोन एमिट किया जाएगा। तो ऐसे केस में फोटॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, क्यों, वो हम जानते ही हैं कि जब बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करते हैं, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी में जितनी कमी होती है उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंका जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार का फोटोन बाहर फेंका जाएगा,
फोटॉन्स आर एमिटेड, बहुत सारे फोटोन बाहर फेंके जाएंगे, अलग अलग एनर्जियों के फोटोन बाहर फेंके जाएंगे। जैसे कोई 4 से 1 में आए तो फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ या एनर्जी कुछ होगी। 3 से 1 आओगे तो कुछ और वेवलेंथ होगी, कुछ और एनर्जी होगी। और 1 2 नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फोटोन निकलेंगे। सही है। तो हमने बताया कि फोटॉन्स आर एमिटेड, या ये कह लो लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ हो गया, अलग अलग वेवलेंथ तो एनर्जी तो अलग अलग होगी, तो उसको अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ कि डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट एनर्जीज, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स कह दिया तो अपने आप एनर्जी तो डिफरेंट होगी। लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर एमिटेड, ठीक है। अच्छा, जब ये एच एटम ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है, तो जितना एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी के फोटोन निकलेंगे। हम क्या कहते हैं, कलेक्शन करते हैं, एक वो बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, कॉपी पे लिखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो फोटोन निकल रहे हैं, कितनी कितनी वेवलेंथ के फोटोन निकल रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ फोटॉन्स एमिटेड by H atoms is called हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहेंगे। चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। हाँ, नहीं किया हो तो लोग के नोट कर लो। ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से प्रकार के जो है वो फोटोन यहाँ पे निकल सकते हैं जब एच एटम्स सॉरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो उनमें कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं, वो देखेंगे। बहुत से नाम आपने सब पढ़े ही होते हैं, ये सब एक्चुअल में 11th क्लास में उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, तो वही सब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दिखाया कि हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं। ये देखिए, ये है n बराबर 1, अच्छा ये n बराबर 2, 3, ओके, 4, 5, ठीक है, 6, ठीक, 7 से लेकर कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक। चलो, ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब कोई एच एटम अगर n बराबर 1 से जंप करके n बराबर 2 में चला गया था, कैसे भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एनर्जी। देखो पहले तो सारे के सारे एच एटम n बराबर 1 में होंगे, ये एक एच एटम नहीं, हर बहुत सारे एच एटम्स हैं, सारे के सारे एच एटम्स n बराबर 1 में थे। अब उसमें क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एनर्जी मिली तो कोई एच एटम ने अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसको n बराबर 1 वाले ऑर्बिट से n बराबर 2 में पहुँचा दिया। अब यहाँ पर है मान लीजिए एच एटम, तो वो क्या कहेगा कि यार n बराबर 2 में हम हैं तो, लेकिन हम यार रहना नहीं चाहते, तो 2 में रहेगा वो कितना, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक, फिर उसके बाद वो 1 में वापस आएगा। ठीक। अच्छा जी, ये जब वापस आएगा तो इसमें सिस्टम की एनर्जी में कमी होगी, जितना एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। यस। कोई n बराबर 3 में है, तो ग्राउंड स्टेट से 3 में पहुंच गया था, वो 3 से 1 में वापस आया। कोई 4 में पहुंचा था, वहाँ से वापस आया। कोई 5 में पहुंचा था, वहाँ से वापस आया। करते करते कोई बिल्कुल इन्फिनिटी तक पहुंच गया था, वहाँ से वापस आया। तो ये सब अलग अलग प्रकार के फोटोन इसमें निकलेंगे। देखो यहाँ से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस कम है, इसमें जो फोटोन निकलेगा वो कम एनर्जी का होगा। यहाँ से यहाँ में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, जो फोटोन है वो ज़्यादा एनर्जी का निकलेगा। 4 से 1 में और ज़्यादा एनर्जी, 5 से 1 में और ज़्यादा एनर्जी, इन्फिनिटी से 1 में सबसे ज़्यादा एनर्जी। अलग अलग एनर्जी तो वेवलेंथ भी अलग अलग, तो ये सब अलग अलग प्रकार के फोटोन निकलेंगे। अच्छा,
अब हमने कहा भाई और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए n बराबर 1 से 3 में पहुँच गया था कोई एटम, अब वो 3 से नीचे आता है, लेकिन 3 से 1 वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले वो 3 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 जाएगा बाद में, 2 से 1 तो यहाँ दिखाई दिया। कोई 4 में था तो 4 से 2 में आता है, 5 में था 5 से 2 में आता है, कोई इन्फिनिटी से था इन्फिनिटी से। अब इस यहाँ तक 2 तक आने का मतलब ये नहीं कि अब ये 2 में रहेगा अब ये 2 से भी और नीचे जाएगा, 2 से 1 भी जाएगा बट बाद में जाएगा। वही यहाँ पे जैसे रहा था 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ फिर रहेगा 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक, फिर यहाँ से यहाँ आएगा ठीक है, तो ये चीज़ चलेगी। अच्छा और देखिए, कोई 4 में था 4 से 3 में आया, 5 से 3 में आया, 6 से 3 में आया, 7 से 3 में आया, करते करते इन्फिनिटी से 3 में आया। कोई 5 से 4 में आया, 6 से 4 में आया, 7 से 4 में आया, इन्फिनिटी से 4 में आया। कोई 6 से 5 में आया, 7 से 5 में आया, इन्फिनिटी से 5 में आया। तो इस तरीके के खूब सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। हमने कहा भी ऐसा है, अब हम इनकी कुछ कैटेगरीज बना देते हैं। जैसे जब भी कोई एटम किसी भी हाई एनर्जी की स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो हम कहेंगे ये एक ट्रांजिशन हुआ है, और ये लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन है। इस दौरान जितना एनर्जी में कमी आएगी उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, तो लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन हो गया ये। तो हमने इसको कह दिया ये लाइमन सीरीज है। जब भी कोई एच एटम सॉरी किसी हाई एनर्जी की स्टेट से n बराबर 2 में जंप करेगा तो हम कहेंगे ये बामर सीरीज है। अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट n बराबर 3 में आओगे तो ये क्या होता है, लाइमन बामर पास्चन, ये ब्रैकेट और ये फुंड सीरीज होती है। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। लाइमन सीरीज का मतलब है, लाइमन सीरीज का मतलब है n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर n1 बराबर 1। किसी भी चाहे 2 से 1 आ जाओ, चाहे 3 से 1, चाहे 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, इन्फिनिटी से 1, ये सब क्या है, लाइमन सीरीज। बामर सीरीज, बामर सीरीज में क्या होगा भाई, बामर सीरीज में n2 बराबर 3, 4, 5, 6 से लेकर n1 बराबर 2 तक। पास्चन सीरीज, हाँ पास्चन सीरीज में क्या है भाई, n2 बराबर 4, 5, 6, 7 से लेकर n1 बराबर 3 पे जंप करना। फिर ब्रैकेट सीरीज आ जाएगी, ब्रैकेट सीरीज आ गई हाँ जी, ब्रैकेट सीरीज पे आ गए। ब्रैकेट सीरीज का क्या मामला है, ब्रैकेट सीरीज में n2 बराबर 5, 6, 7, 8 ऐसा करके, और n1 बराबर 4। और फुंड सीरीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो फुंड सीरीज जो होती है इसमें n2 बराबर 6, 7, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, और n1 बराबर 5। ठीक है, अगर हम लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड ये सब की बात करते हैं, ये ट्रांजिशन यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो लाइमन सीरीज होती है इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। इसमें जो फोटोन निकलते हैं वो इन सभी सीरीज जैसे लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड इनको कंपेयर करोगे तो लाइमन वालों में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ठीक है, और जो एनर्जी फोटोनों की होगी वो ज़्यादा होगी। बामर सीरीज में जो एनर्जी में कमी आएगी वो इसके कंपैरिजन में कम आएगी, फोटोन भी निकलेंगे थोड़ी कम एनर्जी के। पास्चन सीरीज में डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगा, फोटोन भी और कम एनर्जी के निकलेंगे। ऐसे ही ब्रैकेट में और कम, फुंड में और कम एनर्जी का मामला होगा। ठीक है, तो हम ये बात अपनी ध्यान रखेंगे कि जो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज है इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें कम और कम और कम और कम। वेवलेंथ का मामला उल्टा चलेगा, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है और वेवलेंथ में रिलेशन ई बराबर hc/λ, तो एनर्जी फोटोन की जितनी कम होती जाएगी वेवलेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये यहाँ इस सीरीज के फोटोनों की वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसमें और ज़्यादा, फिर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। अब हम एक बात और बताते हैं यहाँ पर कि जो लाइमन सीरीज है इसमें जो फोटोन निकलेंगे ये ऐसे फोटोन होंगे कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट वाले होंगे। क्या मतलब, देखो एक होती है विजिबल लाइट
विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो हमारी आँख को दिखाई देती है। एक अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जो हमें दिखती नहीं है, उसमें जो एनर्जी होती है वो विजिबल से ज़्यादा होती है। तो ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट, इसमें फोटोन निकलते हैं। बामर में विजिबल फोटोन निकलते हैं। बामर सीरीज में जो फोटोन निकलेंगे वो किसी आदमी की आंख पर गिरेंगे तो उसको दिखाई देंगे कलर, लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब दिखेंगे, समझे। पास्चन सीरीज ये होती है इंफ्रारेड, इसमें एनर्जी और कम हो जाती है, विजिबल से कम एनर्जी जो है वो होती है इंफ्रारेड वाली। IR फॉर इंफ्रारेड, UV का मतलब अल्ट्रा वायलेट, IR का मतलब इंफ्रारेड। ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड। UV, अल्ट्रा वायलेट, ये तो नाम पता ही होते हैं, फिर भी चलो लिख देते हैं, ठीक है। और IR मतलब इंफ्रारेड। इसमें भी क्या होता है, ये 3 है, तो इसमें भी क्या होता है, इसको नियर इंफ्रारेड, इसको इंफ्रारेड, इसको फार इंफ्रारेड करके बोलते हैं। बट हमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना मोटे तौर पे इन तीनों को इंफ्रारेड वाली कैटेगरी कह देते हैं। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे।